नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं कौन हूँ। इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़े मुद्दे को भावों से नहीं बल्कि तथ्य और संविधान के आधार पर समझा जाए। आज पार्ट 6 में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर देश में अक्सर चर्चा भी होती है और विवाद भी। वह विषय आप सोच के बताएं क्या हो सकता है? देखिए, तो विषय है आरक्षण। पहला शब्द जो आता है आरक्षण, वो आरक्षण है क्या? आरक्षण है क्या? ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आरक्षण क्या है, यह क्यों दिया गया और संविधान इसके बारे में क्या कहता है। एक आम आम नागरिक और एक शिक्षित विद्यार्थी के रूप में मैं अपनी समझ और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस विषय को सरल तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं, आरक्षण को समझते हैं और समझने की एक ईमानदार कोशिश करते हैं। तो पहला विषय आता है आरक्षण। तो मैं अगर पूछूं कि आरक्षण क्या है, तो सबके विषय में एक सोचने का विषय मुद्दा बन जाता है आरक्षण। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आरक्षण है क्या। तो जब भी आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन है क्या, यानी कि आरक्षण क्या है? तो आरक्षण वह सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों को शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीति में कुछ सीटें सुरक्षित दी जाती है ताकि उन्हें समान अवसर मिले। सरल शब्द में कहें तो आरक्षण पिछले और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया एक विशेष अवसर है। अब बात आती है कि सबसे पहले आरक्षण कब दिया गया और किसने इसकी मांग की। तो सबसे पहले आरक्षण की अगर चर्चा करते हैं और जानते हैं तो सबसे पहले आरक्षण की बात आती है। तो सबसे पहले आरक्षण किसने मांगा था और कब मांगा था? तो आरक्षण की मांग सबसे पहले कब की गई? तो आरक्षण की मांग जो सबसे पहले की गई वो की गई 1882 में। आरक्षण जैसी व्यवस्था सबसे पहली स्पष्ट मांग 1882 में की गई थी। उस समय ज्योतिराव फूले ने हंटर आयोग के सामने यह मांग रखी थी, पिछले और दलित वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में विशेष अवसर दिया जाए। यानी कि सबसे पहले अगर आरक्षण की मांग की गई तो 1882 यानी कि स्वतंत्रता से पहले। इसके बाद दूसरी बात जब बात आई आरक्षण की मांग की, तो बाद में ये आरक्षण की मांग किया गया था 1902 में। 1902 में क्या हुआ? तो छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर राज्य में 50% आरक्षण लागू करके इससे पहली बार व्यवहार में लागू किया। यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर राज्य में 50% जो रिजर्वेशन था वो पहली बार व्यवहारिक रूप में लागू कर दिया। अब ऐसा क्या था कि आरक्षण की आवश्यकता पड़ी? अब इस पे हम जानते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आरक्षण की जो आवश्यकता थी तो वो थी, भारत में पहले समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता था। यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव होता था। प्राचीन इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे मूवी और पेपर या कहानियों या अपने बुजुर्गों से ये पाते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव होता था और आज भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। दलित और पिछड़े वर्गों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये बहुत सारी कहानियों में पाया गया है। उन्हें सरकारी नौकरियों में अवसर नहीं मिलता था। अगर बहुत सारे लोगों की बात छोड़े, अगर केवल देख ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को, तो आप ऐसा पाएंगे कई जगह मंदिर और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। सामाजिक और आर्थिक रूप से वे बड़े पिछड़ रहे थे। यानी कि ये लोग क्या हो रहे थे, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ रहे थे, इसलिए आवश्यकता पड़ी थी आरक्षण की। इसलिए उन्हें समान अवसर देने और समान
समाज में बराबरी लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। अब आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आरक्षण का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो आरक्षण का मुख्य उद्देश्य किस लिए आरक्षण को दिया गया? तो सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए, पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षा और नौकरी में अवसर देने के लिए और ऐतिहासिक भेदभाव को कम करने के लिए ये आरक्षण दिया गया था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि परीक्षा के लिए बच्चों को उत्तर देना अगर हो तो क्या किया जाएगा? तो कह रहा है कि वह आरक्षण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में अवसर दिए जाते हैं, जिसकी मांग सबसे पहले 1882 में ज्योतिराव फूले ने हंटर आयोग के सामने रखी। अब आरक्षण की पूरी इतिहास को अगर हम यहाँ जाने तो आशा है कि आप लोग यहाँ पर जान चुके होंगे कि आरक्षण क्या है और ये आरक्षण की कहानी अलग अलग क्या है। तो पहले आरक्षण की पूरी इतिहास को देखने के लिए थोड़ी सी हम देखते हैं कि पूरा इतिहास गहराई से क्या है, तब हम लोग समझ पाएंगे कि आरक्षण का जो ये मुद्दा है क्या ये सही है या गलत है। चले तो देखिए, जैसे ही हमने डाला कि आरक्षण का पूरा इतिहास बहुत गहराई से, तो क्या कहा गया, यानी कि अब यहाँ पर बात आती है जो वो देखिए कह रहा है कि भारत में आरक्षण का पूरा इतिहास, भारत में आरक्षण का पूरा इतिहास क्या रहा, कैसे रहा, ये समझने का हम प्रयास करते हैं। तब हम समझ पाएंगे कि किस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। तो प्राचीन की व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन में भारत में समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। ये 6 क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो वैदिक काल में ये सारी चीज़ें मिलती हैं और एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 में हम लोगों को इतिहास में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो 6 के यानी कि प्राथमिक इतिहास की बात करें तो क्लास 6 से ही शुरू होता है। बाकी तो अलग अलग बुकें बहुत सारे इतिहासों को पढ़ाती है, लेकिन एनसीईआरटी जो एक तथ्यात्मक पैटर्न माना जाता है एक शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत नींव देने के लिए। तो पहले जो सबसे प्राचीन में अगर इतिहास में देखा जाए तो जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। समय के साथ साथ ये व्यवस्था जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बन गई। अब ये क्या हुआ, समय जैसे जैसे चलता गया ये जाति व्यवस्था में बनने लगे। अब ये कह रहा है कि ये क्या हुआ, तो इस समय क्या हो गया, तो ये समझने के लिए पहले यहाँ पे देखिए कि हुआ क्या। जाति पे आधारित जब यानी कि जन्म पर आधारित बनी तो क्या हुआ, तो यहाँ पे हुआ कि शिक्षा से वंचित रखा गया, प्रशासन और शासन से भाग नहीं मिला, सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा जब जाति व्यवस्था हुई। तो इससे पहले जब वर्ण व्यवस्था थी तो ऐसी प्रकार की कोई चीजें नहीं होती थी। इसी असमानता ने आगे चलकर सामाजिक सुधार आंदोलन को जन्म दिया। यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन क्या था, तो सामाजिक सुधार आंदोलन में देखा जाए तो 19वीं सदी की आंदोलन को सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो सामाजिक सुधार आंदोलन क्या था, तो यहाँ पे 19वीं सदी में जैसे हम चलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 19वीं सदी में जब हम चले तो समाज सुधारकों ने क्या की, इसकी मांग की। समाज सुधारक में कौन कौन लोग सामने आए, तो पहला नाम था ज्योतिराव फूले का, दूसरा नाम था नारायण गुरु का और तीसरा नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। इन सुधारकों ने कहा कि शिक्षा और अवसर सभी वर्गों को मिलने चाहिए, यानी सभी वर्गों को शिक्षा और समान जो अवसर होते हैं सरकारी नौकरियों में वो मिलने चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ, तो फिर अगली जो मांग जो इसकी बनी 19वीं सदी की मानी जाती है तो वो सबसे पहला लिया गया 1882। 1882 में इसकी मांग रखी गई और 1882 क्या रहा, तो 1882 पहली बार आरक्षण की मांग रखा गया था। और हमने पिछले भी बताया
आरक्षण की चीज़ों में। तो 1882 में हंटर आयोग के सामने ज्योतिराव फूले ने पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरी में विशेष अवसर देने की मांग की। इस आरक्षण को पहली बार वैचारिक मांग माना गया, यानी कि ये जो आरक्षण की मांग थी वैचारिक थी। इसके बाद हुआ क्या, तो 1902 में भारत में पहली बार आरक्षण मांगा गया, वो लागू भी हुआ। 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण लागू कर दिया और यह भारत का पहला आधिकारिक आरक्षण था। यह भारत का पहला आधिकारिक आरक्षण था। अब इसके बाद जो बात आई, तो ये बात आती है ब्रिटिश काल सुधार में। यानी ब्रिटिश काल में क्या हुआ, ब्रिटिश काल में जो सुधार हुआ 1909 में जो सुधार हुआ, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्लो मिंटो सुधार, ब्रिटिश सरकार ने कुछ समुदायों को अलग निर्वाचन दिया, कुछ समुदायों को अलग निर्वाचन दे दिया। फिर जो दूसरा सुधार हुआ, इसमें एक की बात आती है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कुछ वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सुधार आया था आरक्षण का, तो वो था 1932। ये समय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का। इसमें क्या हुआ, तो 1932 में पूना एक्ट समझौता, पैक्ट समझौता हुआ, एक्ट नहीं पैक्ट। 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ, यानी 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी। इसका विरोध महात्मा गांधी ने पूरे रूप से किया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, गांधी और दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसका नाम दिया गया पूना पैक्ट समझौता, जिसमें दलित को विधानसभाओं में आरक्षित सीटें देने की मांग पे ये पैक्ट समझौता हुआ। फिर बात आती है 1935। 1935 क्या था, तो भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो होता है वो था 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दलित और आदिवासी क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक व्यवस्था दी गई। यानी दलित को और आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग थे उनको प्रशासनिक व्यवस्था दी गई। इसके बाद जो आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई वो थी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो उस समय जो आरक्षण दिया गया क्या था, तो 1950 में जो आरक्षण दिया गया ये था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उस समय संविधान में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। मुख्य अनुच्छेद क्या था, तो अनुच्छेद 15 था जिसमें शिक्षा में विशेष प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 16 था, नौकरी में आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 330 था, सभा में आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 332 था, विधानसभा में आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 341 था, SC सूची बनाई गई। अनुच्छेद 342 ST सूची बनाई गई। अब यहाँ पर बात क्या हुई, ये तो बात हुई 1950 की। इसके बाद परिवर्तन कहाँ पर आया, तो परिवर्तन हुआ 1979। 1979 में मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग क्या था, तो मंडल आयोग में उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई सरकार में थे और मंडल आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि OBC की पहचान की। इनमें OBC को पहचान किया गया और 1990 में एक और परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन क्या था, तो 1990 का जो परिवर्तन रहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 का जो परिवर्तन रहा ये परिवर्तन था OBC आरक्षण लागू हुआ। और हुआ क्या, जो 50% आरक्षण था वो 27% पे आ गया और उस समय के दौरान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की और OBC को 27% आरक्षण पे ला दिया। इसके बाद बात आई 1992 की।
तो 1992 में ये निर्णय क्या लिया गया? तो 1992 में जो निर्णय लिया गया वो निर्णय था इंदिरा साहनी मामला। इंदिरा साहनी यानी एक व्यक्ति थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया गया कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू किया गया, यानी कि उस समय ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू किया गया। और इसके बाद जो आरक्षण की पद्धति आई, एक पद्धति आई 2019, यानी कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, वर्तमान सरकार है, उसने एक परिवर्तन किया और 2019 में एक आरक्षण पद्धति आई EWS। 2019 में संविधान के 103 में संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया। और ये आरक्षण क्या था? अब ये जो आरक्षण दिया गया तो इसमें लगभग हम लोग पूरी चीजों को देख पाए, यानी कि शुरुआत से किसने मांग की और किस प्रकार से आरक्षण की पद्धति चालू की गई। अब वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो वर्तमान में जो स्थिति है वो 4 वर्गों यानी कि सभी को आरक्षण दिया जा रहा है। अब देखिए आरक्षण अगर हम सामान्य की बात करें तो 10% EWS के द्वारा दिया जा रहा है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है और एसटी को 7.5% आरक्षण दिया जा रहा है और फिर एससी को 15% आरक्षण दिया जा रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एससी को 7.5% आरक्षण दिया जा रहा है। कितना? 7.5%। इसके बाद भी गोंड और खरवार जाति के जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट बनाने के लिए इतना झमेला क्यों? 7.5% का रिजर्वेशन और इतना बड़ा झमेला, इसका कारण क्या है? और इसका जो सिस्टम है क्या है? क्या ये जो पहले जारी किए गए हैं, जैसे मैं ही अपनी ही बात करूं तो 1996 में हमारे पिताजी का है, 2006 से मैं नवोदय का स्टूडेंट हूं और 7 साल हमने अपनी शिक्षा को भी ग्रहण किया। इसके बाद 2016 का भी सर्टिफिकेट हमारे पास है। इसके बाद बात करूं तो 2022 का भी सर्टिफिकेट जो हमारे पास है, 2024 का भी सर्टिफिकेट हमारे पास है। तो ये 2024 का जो है केंद्र का भी है और 2016 का जो है वो भी केंद्र का है। इसके बाद भी हमारे लेखपाल महोदय अब ये कह रहे हैं कि आप गोंड जाति में नहीं आते हैं, आप ओबीसी में आते हैं, यानी कि ओबीसी में आते हैं। हम यदि ओबीसी में आते हैं तो पहले ये जो गोंड जाति के जो सर्टिफिकेट जारी किए गए अधिकारी हैं, क्या वो गलत तरीके से जारी कर दिए गए? क्या ये जो केंद्र से जो हमारा सर्टिफिकेट जारी हुआ बना, क्या वो भी भांग खा के बैठे हुए अधिकारी थे या दारू पी के बैठे हुए अधिकारी थे कि हमारे सर्टिफिकेट को जारी कर दिया? और जो ये अभी जो वर्तमान लेखपाल महोदय हैं जो लगातार निरस्त कर रहे हैं हमारे आवेदन को, तो क्या वो बता सकते हैं कि वो किस आधार पे साबित करेंगे कि मैं ओबीसी में जाऊंगा? बात मेरी नहीं है कि मैं ओबीसी में जाऊंगा, लेकिन मैं अगर ओबीसी में जाता हूं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं नवोदय से अपनी शिक्षा को ले चुका हूं। लेकिन बात तब आएगी जब ओबीसी में हमारे रिश्तेदारों को, हमारे लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सारे रिश्तेदारों को जब ओबीसी में डाला जाएगा तो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी अभी भी स्थिति पहली पीढ़ी पढ़ने जा रही है, बाकी 2 पीढ़ी जो है वो मजदूरी कर रही है। तो बताइए कि इनको ओबीसी में आप क्यों जारी कर रहे हैं? इनको तो आप सामान्य में ले जाइए, सामान्य में ले जाइए। हम कहते हैं कि हमको ओबीसी मत दीजिए, हमें 27% आरक्षण नहीं चाहिए, हमको 7.5% आरक्षण अगर आप रद्द करते हैं तो 27% का लालच क्यों दे रहे हैं? आप हमको 7.5% के जगह पे 10% दे दीजिए, यानी कि आप हमको जनरल में ले जाइए। मैं इससे कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा कि आप हमें जनरल में ले जाइए और जनरल में ले जाके EWS सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए।
ये हमारे रिश्तेदार के लिए भी बढ़िया होगा और जो गौड़ जाति से आते हुए, खरवाड़ जाति से आते हुए लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया होगा कि 7.5% की जगह उनको 10% मिल जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने लेखपाल महोदय से कि हमारे लेखपाल महोदय कम से कम इतना तो कर दें, और नहीं तो हमें साबित कर दें कि भैया मैं ओबीसी हूं और मैं भी अपना साबित कर रहा हूं कि मैं गौड़ हूं और मेरे पास जो भी दस्तावेज है उसके आधार पे मैं अपनी जाति को साबित करने के लिए तैयार हूं। और ये जो लेखपाल महोदय अभी जो वर्तमान बैरिया के लेखपाल हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मैं साबित कर सकता हूं तो वो भी साबित कर दें कि मैं भरभूजा हूं। ठीक है, तो अब बात यहां पर आ ही गई है तो थोड़ी सी चीजें अब भी देख लिया जाए। जैसे कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, जब मेरे पास शिक्षा है, मैं नवोदय से पढ़ा हूं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी फाइट करने के लिए तैयार हूं, चाहे हमें ओबीसी में दे। अगर आप ओबीसी में कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि हमको जनरल में दे दीजिए, हम जनरल से फाइट करेंगे। और हमारे जो रिश्तेदार के बच्चे हैं वो भी जनरल से फाइट करेंगे, उसको तो मैं उस लायक बना दूंगा। लेकिन अब उनको भी फायदा होगा कि 7.5% की जगह पर उनको 10% मिलने लगेगा। तो लेखपाल महोदय कृपा करके इतना तो सहायता कर ही सकते हैं। जब इतना सहायता कर सकते हैं कि 27% दिलवा सकते हैं, 7.5 से 27 कर सकते हैं, तो 27 से 10 नहीं कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि आप 27 क्यों बढ़ाते हैं, आप केवल 2.5% बढ़ा दीजिए, 2.5% बढ़ाकर जनरल में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी करवा दीजिए। जो भी हमारे जो बलिया क्षेत्र के अधिकारीगण हैं, जैसे कि जो हमारे जाति प्रमाण पत्र आवेदन से जुड़े हुए लोग हैं जो लगातार निरस्त कर रहे हैं, और मैं इस निरस्त का प्रस्ताव 1076 पे भी कंप्लेन करके दे चुका हूं। एक वीडियो मैं उसका भी बनाऊंगा कि 1076 का क्या प्रोसेस है, क्यों बनाया गया है। मैं आरक्षण की पद्धति को इसलिए स्पष्ट रूप से लाने का प्रयास किया कि समझ पाए जो लोग ये भीड़ में चिल्ला रहे थे ना कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, किस जाति के हो, उन मूर्खों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि वो अवश्य देख लें कि आपके जाति में, आपके समुदाय में अभी पढ़ने लिखने की जरूरत है। और जब पढ़ेंगे लिखेंगे ना तब आप जान पाएंगे कि आपको आरक्षण कितना दिया गया है। इसलिए मैं पूरे आरक्षण की इतिहास को ही रख दिया और आशा है कि आप जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ये चिल्ला रहे हैं वीडियो में, लगातार 1 2 3 4 5 पार्ट में हमने उन वीडियो में दिखाया, उन लोगों को दिखाया जो 24 जनवरी को हमारे ऊपर चिल्ला रहे थे, यहाँ तक कि हाथ भी छोड़े थे। उन लोगों को समझ में आ जाए कि हमें क्या जरूरत है, शिक्षा जरूरत है या 5 किलो राशन जरूरत है या भीड़ में ऐसे नेताओं के नीचे बैठ के चिल्लाने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक उद्देश्य की, यानी कि उद्देश्य क्या होता है, आरक्षण का उद्देश्य क्या रखा गया। तो आरक्षण का उद्देश्य जो रखा गया वो क्या था। आरक्षण के उद्देश्य की बात करें तो आरक्षण का उद्देश्य क्या रहा, तो आरक्षण का उद्देश्य था कि मुख्य उद्देश्य रखा गया कि सामाजिक समानता स्थापित किया जाए, ऐतिहासिक अन्याय को कम करना था, पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना था, रोजगार और शिक्षा और रोजगार के अवसर देना था। अब परीक्षा स्तर पे कह रहा है कि मैं इसको बताऊं, तो मैं कह रहा हूं कि परीक्षा स्तर पे अगर बताने की बात करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आरक्षण की मांग 1882 में की गई, फिर साहू जी महाराज ने इसको 1902 में किया, पूना एक्ट में 1932 में किया गया, संविधान 1950 में जुड़ा और यहाँ पे 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया 27% और ईडब्ल्यूएस को 2019 में आरक्षण दिया गया 10%। अब बात आती है कि ये हमसे पूछना क्या चाहता है। अब ये कह रहा है कि अगर आप चाहें तो मैं आरक्षण का असली विवाद और राजनीतिक इतिहास भी विस्तार से बता सकता हूं जो आम किताबों में नहीं मिलता और बहुत ही रोचक है। तो इसके लिए मैं अगले पार्ट में आऊंगा और मैं वहां पे देखूंगा कि और देखूंगा भी और समझूंगा भी और आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा कि मेरा मेन जो उद्देश्य है, मैं अपने समुदाय को कम से कम ये बता सकूं कि आपके लिए क्या सही है। मैं ये जानता हूं कि ये जो मंडली है ये अशिक्षित मंडली है
और शिक्षित व्यक्तियों को कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, वो उनके लिए वो खुद ही अपने आप में महाज्ञानी होते हैं, जैसे इस भीड़ ने हमारे साथ किया था। ये केवल नेताओं के पीछे घूमते रहेंगे। जो युवा भी हैं, जिनके माता पिता बड़ी कष्ट के साथ उनको पढ़ा दिए, वो अपने पढ़ाई की क्षमता का उपयोग न करके नेताओं के पीछे घूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद है फलान ठिकान, जितने वीडियो में हमने दिखाया। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे तरफ से कोई भी त्रुटियाँ हो, अगर समझाने में कोई दिक्कत आई हो, तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। फिर अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, रिस्पांस अच्छा आएगा, तो फिर मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा आरक्षण का असली विवाद, राजनीतिक और इतिहास। ये अगला टॉपिक होगा जो अगले टॉपिक में आएगा। यही टॉपिक होगा जो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, आरक्षण का असली विवाद और इतिहास।